नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पटेल 3 स्टार कोचिंग क्लासेस से जो अपन टारगेट लेके चल रहे थे वर्ग 3 का, उसमें अपना मैथमेटिक्स विषय में चल रहा था क्या एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहे थे। ठीक है, जिसमें से अपना एचसीएफ ख़त्म हो चुका था। आज स्टार्ट करना है एलसीएम। और इसके पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसमें संख्या पद्धति वर्ग वर्गमूल अपने टॉपिक समाप्त हो चुके। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है आज एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग तक, एलसीएम। ठीक है जी, क्या होता है लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब लघुत्तम समाप्त वर्तक के पहले अपन एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुछ संख्याएं होती हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समाप्त वर्तक 1 हो। ठीक है, वह संख्या कौन सी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2 9 8 11 16 19 21 25, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से आप देख लो जो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो अगर आप एक भी देखो तो किसी में कोई पेयर नहीं आएंगे, तो एचसीएफ 1 माना जाएगा। जैसे पहले का देख लो, 2 बराबर क्या होगा 2, 9 बराबर क्या होगा 3 गुणे 3, ये इसके पेयर हो गए। तो इसमें ना दोनों संख्या में से किसी का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर 1। ठीक है, इन दो का देख लो तो 8 बराबर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 11 बराबर क्या होगा 11, 1 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ना इसमें कोई पेयर बन रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। इसी प्रकार दो में से इनमें से किसी का देख लो 21 का, 21 बराबर क्या होगा 3 गुणे 7, और 25 बराबर क्या होगा 5 गुणे 5, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, वह सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बाद अपन ज्ञात करते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। और लघुत्तम समाप्त वर्तक की विधियां कौन कौन सी हैं? तो लघुत्तम समाप्त वर्तक की विधियां प्रमुख गुणज विधि, उसके बाद है अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरी है भाग विधि। ठीक है, तो अपन अब पढ़ते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक की विधियां। ठीक है, अब देखो लघुत्तम समाप्त वर्तक की विधियां कौन कौन सी हैं। जैसे आप लोग जानते हो 6 के गुणज, अपन गुणज पहले पढ़ चुके हैं। 6 के गुणज कितने होंगे भाई? 6 12 18 24 30। ठीक है, इस प्रकार से 6 के गुणज हो गए। 12 के गुणज लिख लो, 12 24 36 48 और 60। ठीक है, 6 और 12 के गुणज लिख लिए, और लिखना है 15 के गुणज, 15 के गुणज। ठीक है, बराबर लिखो 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 75। अब क्या है 6 12 15 ये दी गई हैं क्या? 3 संख्याएं। अब इसमें पूछ लेगा आपको, अब देखो 6 12 और 15 का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? सॉल्व लिखो इसका, सॉल्व। ठीक है जी, कौन सी? गुणज विधि से। किस विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं? गुणज विधि से। ये हो गई पहली। ठीक है, अब 6 के गुणज लिख लो, 6 के गुणज। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गुणज क्या होते हैं, 6 में क्रमशः गुणा करते जाते हैं। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 10 60। ठीक है, गुणा जैसा होता है, देखो 6 का पहले 1 में, फिर 6 का 2 में, फिर 6 का 3 में, ऐसे अनंत तक जाते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार 6 के गुणज कहाँ तक? 60 तक लेके डैश 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 कर दो। उसके बाद
6 के बाद 12 आया तो लिखो 12 के गुणज बराबर देखो 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सात 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, 12 इदाम 120। ठीक है जी। इसके बाद डेड डैश कर दो। 12 के बाद संख्या कौन सी दी गई? 15, 15 के गुणज। ठीक है तो 15, 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 बा 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 15 इदाम 150। इस प्रकार से और अनंत तक अपन गुणज किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इसका पहले उभयनिष्ठ गुणज देख लो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन गुणज। ठीक है, कौन से गुणज? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज। अब देखो पहला कहाँ 6 से लेकर 60 इसमें है, नहीं देखो 36 इसमें, पहले हाँ 12 इसमें है, इसमें लेकिन 15 वाले में 12 नहीं है तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। फिर 24 इसमें है, 24 इसमें, 24 इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर 24 के बाद क्या मिल रहा है? तो इसमें 36 है, इसमें 36 है, पर इसमें 36 नहीं है। ठीक है, इसमें 36 है, इसमें 36 है, इसमें भी 36 नहीं है। 36 के बाद क्या है? फिर इसमें 60 है, इसमें 60 है, इसमें 60 है। तो इसका देखो घेरा बना लो, जैसे अपन एचसीएफ में ज्ञात करते थे ना कॉमन फैक्टर, जे है। तो उभयनिष्ठ गुणज कौन सा हो गया? 60। तो जो उभयनिष्ठ गुणज होगा वही क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम होगा। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा है उभयनिष्ठ? 60 तीनों का। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज बराबर 60। तो ये उभयनिष्ठ जो गुणज सब 60 होगा, सबसे छोटा। यही कितना एलसीएम होगा? किसका? 6, 12, 15 का एलसीएम बराबर कितना होगा? 60। अब देखो इसमें से कौन 60 जो उभयनिष्ठ होगा उसका तीनों संख्याओं का उसमें भाग जाएगा। देखो 6 का 60 में जाएगा, 12 का भी 60 में जा रहा, 15 का भी जा रहा। तो 6 का 10 बार में जाएगा 60 में, 12 का 5 बार में जाएगा और 15 का 4 बार में जाएगा। इस प्रकार से गुणज विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम जिन संख्याओं का दिया जाएगा, जैसे 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो अपन को पहले नंबर गुणज आना चाहिए। जब गुणज आएंगे उसके बाद अपन तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ही अपन पता कर पाएंगे कि कौन सा गुणज कॉमन है और कौन सा गुणज सबसे छोटा है। और जो गुणज कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा वही एलसीएम होगा। ये नहीं कि आगे की और बड़ी संख्या भी ले लो आप तो वो एलसीएम होगा, वो एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम होगा सबसे छोटी संख्या उभयनिष्ठ होगी जो वो। फिर उसके आगे अगर जे नहीं मिल रहा तो और भी देख सकते हैं। और मतलब जब तक तीनों में कॉमन गुणज नहीं मिलेगा तब तक एलसीएम नहीं माना जाएगा। तो अगर लंबा जाएगा तो तीनों का बराबर करना पड़ेगा कम से कम, ताकि तीनों में एक उभयनिष्ठ प्राप्त हो जाए और सबसे छोटा गुणज ही क्या होगा? एलसीएम होगा। अपन दूसरी पढ़ते हैं, कौन सी? अभाज्य गुणनखंड खंड विधि। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि में जैसे जो एग्जाम्पल दिए हैं 12 और 30 का एलसीएम। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? पहले 12 का देखो गुणनखंड करो, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, और 30 के करो, 30 के 2 से 15, 3 से 5, 5, 1। ठीक है, इस प्रकार देखो गुणनखंड में कैसे लिखते हैं इसको, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें देखते हैं जब एलसीएम गुणनखंड विधि में ज्ञात करते हैं
तो इसमें जो फैक्टर कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन के अलावा शेष बचते हैं उनको भी लिखते हैं। जैसे देखो ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसको लिख दो 2 गुणे 3 गुणे, अब ये 1 2 बचा तो उसको भी लिख दो, अब 5 बचा उसको भी लिख दो। मतलब जो कॉमन रहेगा वो एक बार आएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि में एक बार आएगा, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो LCM बराबर 60, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो 12 और 30 का LCM बराबर 60 होगा। मतलब 12 का भाग भी 60 में जाएगा और 30 का भाग भी 60 में जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि पहले देखो इनका गुणन 12 का 12 दिया गया, 30 दिया गया, तो एक बार 12 का गुणनखंड किया, एक बार 30 का गुणनखंड किया, ठीक है। उसके बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई उनको ऐसे क्रम में लिख लिया है, और फिर उसमें से जो कॉमन है उसको एक बार गुणा करना है, और जो कॉमन नहीं है शेष बचेगा उसका भी एक बार गुणा करना है, और फिर इन सारी संख्याओं का गुणा कर देना है, जो आएगा वो LCM होगा इन दोनों संख्याओं का। और एक बार चेक कर लेना है कि दोनों संख्याओं से भाग जाता है कि नहीं। अगर 60 में 12 से भाग जाएगा और 30 से भी भाग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपनी सेकंड विधि कौन सी, गुणनखंड विधि समाप्त हो चुकी। पहली LCM की पहली विधि पढ़ी गुणज विधि, दूसरी पढ़ी अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरी विधि पढ़ेंगे भाग विधि, ठीक है। तीसरी विधि कौन सी, भाग विधि। अब भाग विधि में क्या करते हैं, संख्याएं चेंज कर लेते हैं। देखो अपन भाग विधि पढ़ते हैं तो इसमें लिखते हैं 72, 84 और 96। ये 3 संख्याएं जो अपन ने ली हैं इनका क्या करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं किससे, भाग विधि से, ठीक है। अब भाग विधि से किस प्रकार से करते हैं, भाग विधि में तीनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड करते हैं, उसके बाद फिर जो पेयर बनते हैं और जो पेयर नहीं बनते हैं उनका लिख के साथ में गुणा करते हैं, जिससे LCM पता चलेगा। देखो 72 का 72, 84 और 96, ठीक है। इसमें करते हैं किसका, तीनों का एक साथ, भाग विधि में तीनों का एक साथ LCM करते हैं, ठीक है। ओ गुणनखंड करते हैं, सॉरी। देखो 2 से जाएगा, 3 दूनी 6 12 हो जाएगा, इधर 36 बचेगा, इधर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, देखो 18 दूनी 36, 21 दूनी 42 और 24 दूनी 48। अब जी आया 21 भी है और 18 भी है, ठीक है। तो 21 18 से अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है, जब तक 2 से जाएगा, तीनों संख्याओं में से किसी एक पे भी जाएगा तो भी 2 से देंगे। तो इधर 9 बचेगा, इधर 21 बचेगा, इधर 12 बचेगा, ठीक है। फिर भी एक बार 2 से देंगे, जब तक किसी एक संख्या में भी जाता रहेगा तो भी अपन देते रहेंगे। 9 21 का 21 6, फिर 2 से देंगे, 9 21 3, फिर 3 से जाएगा, 3 तेरह का 9, 3 7 21, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 7 1, फिर 7 से जाएगा। इस प्रकार से अपन भाग विधि में सभी का LCM ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं देंगे उनका एक साथ गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 कितने हैं, 5 आए 2, ठीक है। उसके बाद 2 3 एक साथ, ठीक है। तो इनका क्या करते हैं, एक साथ LCM ज्ञात करते हैं फिर इनका, ठीक है। तो LCM बराबर आ जाएगा इस साइड लिख लो, देखो LCM बराबर किसका LCM, 72 84 96 का, ठीक है। अब LCM बराबर में देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 2 हैं, फिर 2 3 है, 3 गुणे 3, फिर उसके बाद क्या है 7, ठीक है। अब इनका पूरी संख्याओं का गुणा कर लो, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणे 3 तरह का 9, 9 7 63, 63, ठीक है।
अब इन दोनों का कर देखो, 3 दूनी 6, बड़ी संख्या है तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 दूनी 6, फिर 3 तिरका 9, 96 आया, क्रॉस करो। 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लाई 1, ठीक है। और 6 3 18, 1 19। अब इनको जोड़ दो, 6 9 2 11 किया, 1 हाथ में आई 1 10 और 2, कितना आया 2016। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, इधर लिख लो 72 84 96 का LCM 2016 होगा। मतलब 2016 ऐसी संख्या होगी जिसमें 72 का भी भाग जाएगा, 84 का भाग जाएगा और 96 का जाएगा। इस प्रकार से तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। अपनी जो गुणनखंड वो लघुत्तम समाप्त पढ़ा है उसकी 3 विधि पढ़ी है, गुणज विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तीनों विधि से ज्ञात करना है। सहअभाज्य गुणनखंड विधि अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद LCM के कुछ अगर संख्याएं वगैरह के क्वेश्चन आते